भाई द पेपर इज जून 17 पेपर 3 वेरिएंट 2। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन विल एन इकोनॉमी एक्टिविटी क्रिएट अ नेट सोशल बेनिफिट। तो नेट सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला होता है सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। सही है, सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। सही है। और नेट सोशल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आपका सोशल बेनिफिट जो है वो एक्सीड कर रहा है सोशल कॉस्ट को, और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो कि सबसे ज़्यादा है। सही है। तो पॉजिटिव डिफरेंस जो है ना वो आपका हाईएस्ट होना चाहिए। सही है। तो हमेशा याद रखना, नेट सोशल बेनिफिट का अगर पॉजिटिव डिफरेंस हाईएस्ट है तो फिर जाके गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करती है। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन प्राइवेट बेनिफिट एंड प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा ना तो ये मसले वाली बात है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सही है। When private benefit and plus external benefit minus private cost plus social cost is positive, yes, ये मेरा आंसर होगा। आंसर पॉजिटिव होना चाहिए तभी नेट सोशल बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। और बाकी ऑप्शन तो मेरे बिल्कुल फालतू हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बेनिफिट प्लस प्राइवेट कॉस्ट लिखा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सही है। वो नेट प्राइवेट वो हो जाएगा बेनिफिट, हमें नेट सोशल बेनिफिट देखना था। तो ये तो बड़ा आसान एमसीक्यू था। बस ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट होता है। सही है। मार्जिनल एमएसबी एमएससी नहीं होता, इसमें सिर्फ सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट देखते हैं। तो ये लिख लो अपने पास। सही है। ऐसा एक सवाल आया था जिसमें उसने एमएसबी एमएससी की ऑप्शन में रखा था और सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट रखा था, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना था और एमएसबी एमएससी वाला ऑप्शन चूज नहीं करना था। सही है। क्वेश्चन 2, ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यू है। फ्री मार्केट किधर ऑपरेट करती है? फ्री मार्केट ऑपरेट करती है एमपीसी इज इक्वल टू एमपीवी। सही है, जो कि मार्केट फेलियर में लीड कर जाता है। इस मार्केट फेलियर को ओवरकम कैसे करेंगे? अगर हम एमएसबी इक्वल्स टू एमएससी पे ऑपरेट करें। सही है। तो एक जो है वो मार्केट किधर ऑपरेट करेगी? मार्केट ऑपरेट करेगी एमपीसी, ये मेरा एमपीसी है, ये मेरा एमपीपी है। तो मार्केट ऑपरेट करेगी यहाँ पर, और अगर मुझे इस मार्केट फेलियर को ओवरकम करना है तो मैं किधर ऑपरेट करूंगा? एमएससी इज इक्वल टू एमएसपी। तो मैं इधर ऑपरेट करूंगा इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, पॉइंट एल के ऊपर। सही है। तो अगर मुझे मार्केट फेलियर को ओवरकम करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं आउटपुट एम से जो है वो एल के ऊपर जाऊंगा। सही है। तो मेरा आंसर होगा सी। सही है। कोई मसला? ये तो बहुत हल्के एमसीक्यूज है। अच्छा, ये देख लेते हैं। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी। What might make it possible for consumers in this economy to consume the combination of x and y indicated by the point L? अब अगर मैं पॉइंट L को देखूं तो पॉइंट L क्या है? पॉइंट L जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर मैं अपने गिवन रिसोर्सेज और के साथ अगर ये कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनअटेनेबल है, ये पोटेंशियल के भी बाहर है, तो मैं इसको नहीं कर सकता। तो ये बोल रहा है कि कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत। इससे मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आएगी। सही है। इससे मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आएगी। द अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, नहीं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है हम ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें तो पीपीसी के बाहर जाना है। द एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। ट्रेड विद अदर इकोनॉमीज, यस। अगर आपको शॉर्ट रन में अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अचीव करना है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल ट्रेडिंग करोगे, और आप ट्रेडिंग से उस कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट कर लोगे जो आपके लिए अनअटेनेबल है। सही है। तो ये सिर्फ मेरा ट्रेडिंग से पॉसिबल है, इंटरनेशनल ट्रेड से। सही है। तो 3 भी मेरे ख्याल में सिंपल एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज टू इंडिफरेंस कर्व फॉर अ कंज्यूमर। तो टू इंडिफरेंस कर्व फॉर अ कंज्यूमर, what can be concluded if the consumer's equilibrium moves from Q to R? अच्छा, अगर मैं Q to R जा रहा हूँ तो इसका मतलब अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन खींचता हूँ तो लेट से मैं कहता हूँ कि इस इंडिफरेंस कर्व पे मेरी टोटल यूटिलिटी है 50, तो इस इंडिफरेंस कर्व पे मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 70 होगी, क्योंकि मेरा इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। तो कंज्यूमर यहाँ पर क्या कर रहा है? द कंज्यूमर इज एक्टिंग रैशनली, यस। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज कर रहा है। सही है। तो आंसर तो यही होगा। द कंज्यूमर मनी इनकम इज अनचेंज्ड, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी इनकम चेंज हुई है तभी आप आर पे गए हो, वरना आप आर पे जा ही नहीं सकते। आपकी या तो इनकम बढ़ी है या तो कुछ हुआ होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड बाय इज कांस्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता इंडिफरेंस का बजट लाइन में। द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज राइजन, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज होगी ना तो आप आर पे नहीं जा सकते, आप आर पे नहीं जा सकते। सही है। तो प्राइस फॉल होनी चाहिए, प्राइस फॉल होगी तो आप आर पे जा सकते हो, क्योंकि आप पहले के मुकाबले में जो है वो गुड एक्स को भी ज़्यादा खरीद रहे हो। टोटल यूटिलिटी कैसे ड्राइव करी?
भाई ये टोटल इंडिफरेंस कर्व की यही तो खासियत है। इंडिफरेंस कर्व की खासियत ये है कि आप जो है एडिशनल यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं करते। मतलब एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हम ये बार बार कहते हैं ना कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व आपकी सेटिस्फैक्शन अनचेंज्ड है, आपकी सेटिस्फैक्शन अनचेंज्ड है। सही है। नहीं लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक बजट लाइन बना भाई है, अब मेरा बजट लाइन लाजमी तौर पे आगे गया होगा ना, या तो इनकम बढ़ के आगे गया होगा या तो कुछ इस तरह से टिल्ट वगैरह आया होगा, वरना तो मैं जा ही नहीं सकता ना आगे की तरफ। सही है। अच्छा टोटल यूटिलिटी की मैं बात कर रहा था। इनडिफरेंस कर्व की खासियत ये है कि भाई अलोंग द इंडिफरेंस कर्व आप इंडिफरेंट होते हो। आप इसलिए इंडिफरेंट होते हो क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन अनचेंज होती है। तो ये सेटिस्फैक्शन अनचेंज क्यों होती है? क्योंकि आपकी एक इंडिफरेंस कर्व पे एक टोटल यूटिलिटी डिफाइंड है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ना कि ये वाला इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी टोटल यूटिलिटी 50 है, तो चाहे मैं यहाँ पर ऑपरेट करूँ, यहाँ पर ऑपरेट करूँ, यहाँ पर ऑपरेट करूँ, तो मेरी सेटिस्फैक्शन जो टोटल होगी ना दोनों गुड्स को मिला के वो 50 ही होगी। तो इंडिफरेंस कर्व की खास बात ये है। और तभी हम बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व मैप से बताना कितना आसान है कि जो इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर है वहाँ पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी। तो ऐसे बहुत आसान हो जाता है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की थ्योरी में ये करना बहुत मुश्किल होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत ख्वारी वाला काम है वो। सही है। तो मैं जितना अब लेट से मैंने एक और बना दिया आगे, अगर मैंने आगे एक और बना दिया तो इसका टोटल यूटिलिटी लेट से 100 होगा। सही है। तो जैसे जैसे मेरी ओरिजिन से दूर जाती रहती है मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है। सही है। और यहाँ पर टोटल से देखते हैं, यहाँ पर एडिशनल से नहीं देखते। क्लियर। ऑर्डिनल अप्रोच तभी कहते हैं ना इसको। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, सही है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड इज द रिजल्ट ऑफ एन इनकम एंड इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है, ये जो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं ओ लेवल में भी, तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि प्राइस एक्स गिरेगी क्यू एक्स बढ़ेगी। तो ये क्यों होता है? ये ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये मेरे लॉ ऑफ डिमांड की रीजंस है ना। सही है। तो दिस स्टेटमेंट अबाउट दिस इफेक्ट्स इट्स करेक्ट। फॉर एन इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल गलत, ये ऑपोजिट होता है। फॉर इंफीरियर गुड बट नॉट गिफिन गुड द इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिल्कुल गलत, ये गिफिन गुड के लिए होता है। सही है। फॉर नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही, सेम डायरेक्शन में जाते हैं दोनों। फॉर नॉर्मल गुड द इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दिस इज फॉर गिफिन गुड। सही है। क्लियर। कोई मसला? ये तो बहुत आसान था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म। एक परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म लॉन्ग रन में कहाँ पर ऑपरेट करती है? नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी होते हैं, मतलब हमारी एवरेज कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम पे होती है, और हम एलोकेटिव भी होते हैं। सही है। हम एलोकेटिव भी होते हैं, एमसी इक्वल्स टू प्राइस। सही है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की खास बात ये है। तो वेयर एवरेज कॉस्ट आर एट मिनिमम, यस। वेयर एवरेज कॉस्ट आर फॉलोइंग, गलत। वेयर मार्जिनल कॉस्ट आर एट मिनिमम, बिल्कुल गलत। वेयर मार्जिनल कॉस्ट आर फॉलोइंग, बिल्कुल गलत। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये आंसर है। लॉन्ग रन में हम प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी होते हैं, एलोकेटिव भी होते हैं। अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट होता तो वो वाला ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था ये। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके। सही है। Question 7. A firm estimates that all else remaining unchanged, an increase in its output will result in an equal proportionate increase in its revenue. ये कह रहा है कि अगर मेरी क्वांटिटी 10% से बढ़ जाए तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी 10% से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्राइस अनचेंज्ड है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारा कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारी होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सही है। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही। तो आप देखो मेरा डिमांड का हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। सही है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फर्म ऑपरेट्स इन अ मोनोपोलिस्टिक, नहीं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज -1, नहीं, यूनिटरी नहीं होता। द सप्लाई ऑफ द फर्म इज परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं। तो ए आंसर है सिंपल। क्लियर। अच्छा अब तक तो आसान पेपर है। The diagram shows firm's cost and revenue curves. सही है। The firm changes its objective from profit maximization. सही है।
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, तो ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, से मैं किधर आ रहा हूँ, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MC इक्वल्स टू MR पे होता है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR0 पे, MR0। तो मेरी जो है वो प्राइस कम हुई है, सही है। Which groups are likely to be winners and losers as a result of the change? हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? बहुत हल्का MCQ है, बताओ। प्राइस कम हुई है ना, प्राइस कम होगी तो विनर कौन होगा? कस्टमर होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, सही है। और अगर आपको याद हो तो जब आप प्रॉफिट से सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जाते हो, ये याद रख लेना हमेशा, जब आप प्रॉफिट से सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो गिरता है और आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉफिट अगर मेरा गिर रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर विल बी लूजर्स एंड विनर्स कौन होंगे? कस्टमर्स। तो ए आंसर होगा, सही है। कैसा सवाल है सबके, एकदम से क्या हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों फेल होगा भाई, क्यों सोच रहे हो सब? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कुड बी अ रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल फर्म्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज? तो कह रहा है भाई स्मॉल फर्म की एग्जिस्टेंस की रीजन क्या होती है? अ लो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये हो सकता है, मैं इसका समझाता हूँ। ग्रेटर स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल गलत, ये लार्ज फर्म करती है। द नीड टू डाइवर्सिफाई, ये भी लार्ज फर्म करती है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये भी लार्ज फर्म में होता है। तो फिर मेरा आंसर यही होगा। इसका मतलब ये है कि आपका MES जो है ना, आपका MES जो है ना वो एक कम आउटपुट पे आ रहा है। अगर आपको याद हो, हमने एक MCQ करा था कि एक इंडस्ट्री में क्या हो रहा था कि MES का पॉइंट जो है ना वो कम हो रहा था, मतलब हमारा MES जो है ना वो कम आउटपुट पे आ रहा था। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो वहां पर हमने वो वाला ऑप्शन चूज किया था जिसमें साइज ऑफ द फर्म कम हो रहा था। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका MES जो है वो एक हल्के आउटपुट पे आ रहा है, इसका मतलब लेट से मैं कहता हूँ कि पहले मेरा MES जो है वो 100 यूनिट्स पे आ रहा था, अब जो मेरा MES है वो 50 यूनिट्स पे आ रहा है। इसका मतलब है साइज ऑफ द फर्म जो है वो कम हो गया है और इंडस्ट्री का साइज जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल फर्म जो है वो आसानी से यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, सही है। ऑप्शन सी क्या है? द नीड टू डाइवर्सिफाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क, ये कौन सा होता है? दिस इज रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन सी फर्म को होते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन सी फर्म को होते हैं? सही है, सही है। नहीं नहीं नहीं, देखो, लो मिनिमम एफिशिएंट स्केल अलग चीज है और वो ऑफ स्केल वाली चीज अलग चीज है, सही है। ये बेसिकली कह रहा है कि कौन से आउटपुट पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे हो जाएगी, सही है। MES स्पेसिफिकली वो नहीं है कि भाई लार्ज में ही हो सकता है, ये शॉर्ट में भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, वो अलग बोला था मैंने कि ऑफ स्केल होगा तो उसका मतलब है लार्ज, ऑफ स्केल लिखा हुआ होगा, सही है, ऑफ स्केल। तो दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यस टू स्केल, सॉरी टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उस तरह के वर्ड में कह रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज, इसका टेंशन नहीं है। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो ये तीन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, नहीं। अगर आपको अच्छे से याद हो, हम क्या, जब हम आंसर लिखते थे, जब हम आंसर लिखते थे मार्केट स्ट्रक्चर्स का, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स में हम ये खास करके लिखते थे कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक स्मॉल फर्म्स हैं, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के अलावा और कोई एम होता ही नहीं है। तो अगर आपका डिफरिंग ऑब्जेक्टिव्स है ही नहीं तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैसे आएगा? तो वो स्मॉल फर्म ही तो होती है, स्मॉल फर्म को जो है वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं होता, सही है। और वो टू स्केल था, यस, सही है, क्लियर। Question number 10. A firm in a monopolistic competition that is producing at its profit maximizing output is making a loss. सही है। In the short run, short run में हमें loss हो सकता है monopolistic में, अगर आपको याद हो। For it to continue in production, what must be correct about its average revenue, marginal revenue and average variable cost? अगर ये short run में operate कर रहा है तो ये चीज तो लाजमी है कि इसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, क्योंकि अगर इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही होती ना, अगर ये कवर नहीं हो रही होती, लेट्स से ये कवर नहीं हो रही, तो ये फिर शट डाउन कर देता। तो इसका मतलब है कि भाई इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो लाजमी तौर पे कवर हो रही है, सही है। अच्छा, एक और सिंपल सी बात, क्या AR और MR इक्वल हो सकता है मोनोपोलिस्टिक में?
सही है। क्या AR और MR इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। AR और MR इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन A और B तो हटा दो, क्योंकि वो तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका AR जो है वो MR को एक्सीड करता है, बिल्कुल एक्सीड करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका AR है, ये आपका MR है, तो आपका AR जो है वो MR को एक्सीड करता है। सही है। अच्छा, और मैंने आपको क्या बोला कि एवरेज रेवेन्यू शुड कवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू शुड कवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वरना तो वो शट डाउन कर देता। तो आंसर होगा डी। सही है, क्योंकि ये चीज जो है ना वो यहाँ पर गलत है। समझ आ गया? सही है। तो क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 भाई ये तो बहुत हल्का है भाई, जल्दी बता दो क्या आंसर है। परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ दिया हुआ है। रेवेन्यू बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? आउटपुट को बढ़ाओगे। तो आउटपुट को बढ़ाओगे तो रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा? यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ पर आउटपुट है, ये सी होगा। ये भी 10% से बढ़ेगा तो ये भी 10% से बढ़ेगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट। सही है। सही। द डायग्राम शोज द फर्म इन मोनोपोली प्रोड्यूसिंग OQ यूनिट्स। विच आउटकम कैन बी ऑब्जर्व इन द डायग्राम। अच्छा, अगर आप ये सही से डायग्राम देखो तो आप नोटिस करो ये MC इक्वल्स टू MR पे ऑपरेट कर रहा है। सही है, ये MC इज इक्वल्स टू MR पे ऑपरेट कर रहा है। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर आ रही है और इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आ रही है, और ये जो है ना वो उसका लॉस है। सही है, और ये ऑपरेट किधर कर रहा है? MC इक्वल्स टू MR। अब अगर आप ये वाले प्रोड्यूसर होते तो आप क्या करते हैं? वो आंसर तो सारे में यही है, पर यहाँ पर एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक मोनोपोली क्या करे यहाँ पे? एक मोनोपोली करे क्या यहाँ पे? वैसे ऑप्शंस को हटा दो, एक ऐसा MCQ करा था हमने पहले। यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या होगी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सही है, यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या होगी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सही है, सबसे बेस्ट पॉलिसी यहाँ पर ये होगी। तो ये इसकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही। सही है, इसकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही और ये ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि MC का टू MR पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, पर इसकी कॉस्ट जो है ना वो कवर नहीं हो रही। इसका मतलब है ये अपने लॉस को जो है ना वो कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। सही है, ये अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है ये अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग यहाँ पर नहीं होता। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR 0 पे होता है। यूनिट कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होता है। सही है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? वैसे यहाँ पर बेस्ट पॉलिसी क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सही है, एक फिक्स प्राइस नहीं रखो, हर कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करो। इससे होगा ये कि आपका जो है ना वो और ज्यादा अच्छे तरीके से लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। एक फिक्स पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करो। 13, which feature of oligopoly is being assumed when the demand curve for an individual firm is as shown। तो ये मुझे किंग डिमांड कर्व थ्योरी वाली चीज बनाई हुई है। ये नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का पार्ट है। सही है, और ये इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है ये। प्राइस लीडरशिप इज कल्यूसिव, बिल्कुल भी नहीं। इंटरडिपेंडेंस यस, ये कल्यूजन नहीं है, ये नॉन कल्यूसिव है। सही, तो सी आंसर होगा। सही, तो एलिमिनेशन मेथड करना सीखो, इससे आसानी से हो जाएंगे MCQ। Which statement is most likely to explain why a government decides to increase the highest rates of tax on personal income? Highest rates of tax on personal income का मतलब है कि ये एक तरह से वो कर रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सही है, अब इससे नॉर्मली क्या होता है? फेयरनेस मेरी बढ़ती है। सही है, क्योंकि आप गरीबों को सपोर्ट कर रहे हो, आप इसको सपोर्ट कर रहे हो गरीबों को। इक्विटी और इक्वालिटी का वैसे तो होता है, पर इस केस में आप क्या कर रहे हो? आप फेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। अब देखो पहला ऑप्शन क्या? इट एक्सपेक्ट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू टू बी अनअफेक्टेड। टोटल टैक्स रेवेन्यू अनअफेक्टेड होता तो ये ऐसी पॉलिसी लगाता ही क्यों? सही है। इट इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एमिग्रेशन बाय सम हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स। अगर इसको इतना ही कंसर्न होता, तो ये हाई रेट्स ऑफ टैक्स क्यों बढ़ाता भाई? इसके टैक्स उल्टा कम करता। इसको अगर ये टेंशन होती कि वर्कर हमारे मुल्क से भाग जाएगा, यस, तो ऐसा करता ही नहीं है। It regards equity consideration as being more important than efficiency ones. Yes, equity और efficiency का ट्रेड ऑफ है। ये चाह रहा है कि गरीब फेयरनेस हो, सिस्टम में फेयरनेस हो। It wishes to switch the emphasis of its tax system from direct to indirect. बिल्कुल गलत।
इनडायरेक्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं करा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं करा हुआ है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। क्लियर है ये चीज? सही है। अच्छा ये अच्छा एमसीक्यू है। द लोरेंट्ज कर्व इन द डायग्राम शो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम क्या होती है? आपका रोकड़ा, आप कितना कमा रहे हो। वेल्थ का मतलब आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारी चीजें। सही है, प्रॉपर्टीज हो गया वगैरह वगैरह। नेट वर्थ, बेसिकली नेट वर्थ जो आती है ना अमीरों की, उसको वेल्थ बोलते हैं। तो इसने देखो मुझे ना यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम इन अ कंट्री इज मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वेल्थ। अच्छा सिंपल सा सवाल। इसने बोला हुआ है कि जो इनकम है ना वो ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेल्थ के मुकाबले में। तो अगर इनकम ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मुझे बताओ कौन सी, इनकम की लाइन या वेल्थ की लाइन, दोनों में से कौन सी करीब होगी परफेक्ट इक्वालिटी के? इनकम की लाइन करीब होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, ये मेरी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर मेरी इनकम ज्यादा बेहतर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के करीब होगी। सही है। In a period, the distribution of income becomes more unequal, but the distribution of wealth becomes more equal. अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अनइक्वल हुई है, इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के सबसे करीब कौन सा है। अगर आप नोटिस करो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के सबसे करीब है 1, तो इसका मतलब है ये मेरी इनकम की इनिशियल लाइन है, ये मेरा इनकम का इनिशियल लोरेंज कर्व है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। इसने बोला हुआ है कि इनकम जो है ना अब अनइक्वल हो गया है। सही है, इनकम अगर अनइक्वल हो गया है तो ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर गया होगा, ये राइट वर्ड गया होगा। सही है, तो सबसे पहले मैं इनकम का ढूंढूंगा, इनकम का कैसे होगा? तो द शिफ्ट फ्रॉम कर्व 1 टू कर्व 2 ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप नोटिस करो 1 मेरा यहाँ पर है और 2 मेरा इससे दूर है। सही है, 2 ये है 1 ये है, इसका मतलब है राइट गया हूँ, इसका मतलब है इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन खराब हुई है, तो ये वाला तो पक्का हो गया। अच्छा ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से बहुत दूर है, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से बहुत दूर है, और इनकम जो है ना वो इक्वल था, इनकम जो है ना वो इक्वल था। सही है, अगर इक्वल हो तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के करीब होना चाहिए था। सही है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दो। सही है। अच्छा फिर देख लेते वेल्थ का। वेल्थ इसने मुझे बोला था कि वेल्थ बहुत अनइक्वल है, वेल्थ क्या है? बहुत अनइक्वल। तो वेल्थ या तो 3 पे होगा या तो 4 पे होगा। अब इसने मुझे बोला है कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वल हो रही है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वल हो रही है। मोर इक्वल का मतलब कि मैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर था और अब मैं करीब जा रहा हूँ, तो मेरा लोरेंज कर्व जो है ना वो लेफ्टवर्ड जाएगा। सही है मेरा लोरेंज कर्व क्या जाएगा? लेफ्टवर्ड जाएगा। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? शिफ्ट फ्रॉम कर्व 4 टू कर्व 3, क्योंकि आप नोटिस करो 4 मेरा यहाँ पर है और 3 मेरा यहाँ पर है, तो मैं लेफ्टवर्ड जा रहा हूँ। सही है, अलीशा मैं कब से यही तो बोल रहा हूँ, ये पॉइंट 2 मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया। तो अभी मैंने बोला कि अगर इसने मुझे हिंट दे दी है कि इनकम इज मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब है इनकम की लाइन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के ज़्यादा करीब होगी। तो इससे मुझे पता चल गया कि या तो 1 है या तो 2 है, क्योंकि सबसे करीब दोनों यही हैं। तो ये इस तरह आइडेंटिफाई होता है कि कौन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से करीब है। अगर इक्वल है तो आप करीब हो गए, अगर अनइक्वल है तो आप लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर हो गए। सही है, समझ आया ये? सही है। A government wishes to discourage tax avoidance. सही है, लोग जो है वो टैक्स की चोरियां कर रहे हैं। Which policies achieve this would be an example of the behavioral approach of nudge theory. तो force नहीं करो, सही राह दिखाओ। Compelling direct tax is forcing, making random inspection is forcing, providing information on how the tax is spent ये nudge है, using penalties is forcing, तो सी आंसर होगा। Clear? सही है। 17, अबे भाई ये तो यार बताओ भाई इसका आंसर। फ्री का मार्क है, फ्री का मार्क। रीइंफोर्समेंट, सेंस ऑफ डायरेक्शन, नॉलेज देना, रिस्पॉन्सिबल करना उनको। यस, बी आंसर है।
सही है, इकोनॉमिक रेंट ट्रांसफर अर्निंग, खाली एरिया बताना है भाई, सिर्फ एरिया बताना है। दिस इज इकोनॉमिक रेंट, दिस इज ट्रांसफर अर्निंग, तो अल्फाबेट्स बताने हैं। एरिया अबव इकोनॉमिक रेंट होता है, एरिया बिलो ट्रांसफर अर्निंग होता है। सही है। 18, in 2015 a company drilling for oil wished to reduce its workforce because of a fall in the price of oil। तो प्राइस ऑफ ऑयल गिर रही थी, तो ड्रिलिंग कंपनी क्या कर रही है, अपने वर्कर्स को फारिग कर रही है। द वर्कर्स ट्रेड यूनियन अपोज द प्रपोजल। जाहिर सी बात है, अगर आप वर्कर को अनएम्प्लॉयड करोगे तो ट्रेड यूनियन तो बीच में आएगा। विच सिचुएशन वुड हैव हेल्प्ड द ट्रेड यूनियन इन द नेगोशिएशंस। तो ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग कब होगी, बेसिकली ये पूछ रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर कब स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर कैपिटल और लेबर क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो बार्गेनिंग पावर वीक होगी। क्यों वीक होगी? क्योंकि अगर आप ज्यादा अड़ी करोगे प्रोड्यूसर के साथ, तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई तू अपने लेबर को लेके अपने घर पे बैठ, मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ। सही, क्योंकि दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। द कॉस्ट ऑफ लेबर हैड बीन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। यस, इसका मतलब है कि आपके लिए लेबर की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी। क्यों इनइलास्टिक होगी? क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट में से लेबर कॉस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। अगर एक छोटा सा हिस्सा है तो आप वेज बढ़ाने में या निकालने में इतना मसला नहीं करोगे, आप बोलोगे चलो खैर है मैं रख लूंगा। सही है, तो ये आपकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। द डिमांड फॉर ऑयल हैड बीन प्राइस इनइलास्टिक। इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। सही है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। सही है, अगर इलास्टिसिटी का प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। और अगर आपके उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो ट्रेड यूनियन की पावर तो ज्यादा होगी, पर इसने बोला हुआ है कि प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है, तभी हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं कर रहे। देयर हैड बीन अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर। इससे बार्गेनिंग पावर वीक होती है, इससे बार्गेनिंग पावर वीक होती है। सही है, तो ऑप्शन सी से मेरी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, पर यहाँ पर इससे इररिलेवेंट है ये। सही है, ऑयल की प्राइस गिरी है। सही है, बिल्कुल होती है, मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल लेबर की डिमांड इनइलास्टिक होती है, पर यहाँ इस सिचुएशन के हिसाब से इसका लेना देना नहीं है यहाँ पर। सही है, क्योंकि डिमांड को गिराया है इसने, हमें नेगोशिएशन करनी है। उसको वर्कर की, अब वो कह रहा है कि भाई मुझे वर्कर कम करना है, ऐसा सीन है। तो कोई रीजन होनी चाहिए ना, तो ये रीजन है कि भाई वो नहीं निकालेगा अगर हम उससे बात करेंगे तो। सही है, तो मेरा आंसर होगा बी। ठीक है, विच पॉलिसी स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत आसान एमसीक्यू है। रीट्रेनिंग, सिंपल रीट्रेनिंग दे दो आप वर्कर्स को, तो उनकी जो है वो स्किल मेंटेन रहेगी, मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, जिससे उनकी जॉब मिल जाएगी आसानी से। सही है, तो रीट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी सारी मेरी वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, यहाँ पर इसका काम नहीं है। सप्लाई साइड पॉलिसी की जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, याद रखना है ये। 20, what is typically associated with a relatively low income per capita in a country। लो इनकम पर कैपिटा से किस चीज का लिंक होता है? हाँ भाई, इकोनॉमी के अंदर की बात करनी है, ये एक्सपोर्ट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन से जो है वो हाई इन्फ्लेशन की वजह से आपका लो होता है, हाई इन्फ्लेशन की वजह से आपका लो होता है। यस, ये लो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है ना, देखो इनकम पर कैपिटा होता क्या है, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। डेवलपिंग इकोनॉमीज में सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इनकम पर कैपिटा बढ़ जाएगा। सही है, और लो पॉपुलेशन होगी तो आपका इनकम पर कैपिटा ज्यादा होगा। लो पॉपुलेशन होगी तो आपका इनकम पर कैपिटा ज्यादा होगा। तो ये बड़ा आसान एमसीक्यू था, सी आंसर है इसका। सही है, क्लियर। सेवनटीन का आंसर वॉज बी। ये 17 का बी था। एक्सेलरेटर से लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 21, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड अ कंट्री विद अ कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट पर हेड। अब देखो ये समझो इस चीज को, कह रहा है पॉपुलेशन सेम है और आउटपुट पर हेड बढ़ गया। सही है, it also experiences a significant increase in river and atmospheric pollution ना, तो इसका मतलब है externalities। pollution का मतलब है externalities। सही है, in absence of any other changes which measure would show a decrease in living standards। externalities से आपका living standard decrease होता है। तो ये कह रहा है कौन सा इंडिकेटर मुझे ये शो करेगा, तो ये कह रहा है कि 20 से 30 के बीच में
अगर मैं जीडीपी की बात करता हूँ तो जीडीपी में एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती, जीडीपी में एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती, जीएनपी में भी एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या आता है? आपका जीएनपी आता है, आपका लिटरेसी आता है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाता है, स्कूलिंग ईयर्स आपका आ जाता है। एमईडब्ल्यू में जो है एचडीआई की सारी चीजें होती हैं प्लस एक्सटर्नैलिटीज, तो एक्सटर्नैलिटीज यहाँ पर आती हैं। सही है, तो मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में आप ये चीज दिखा सकते हो। सही है, एचडीआई प्लस एक्सटर्नैलिटीज। क्लियर? अच्छा अच्छा, ये तो बहुत आसान है भाई, बताओ 22 बताओ। सही है, तो ग्राफ रीड करना है बस, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कंज्यूमर प्राइसेस एंड मनी जीडीपी बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड। यस, आपका रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा था, अभी भी बढ़ रहा था पर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था। सही है, सी का यहाँ लेना देना नहीं है, रियल टर्म्स हमें नहीं पता, रियल टर्म्स। बेहतर आंसर बी है आपका। सही है, सिंपल है ये। सही है, तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, और यहाँ पर तो थ्रू आउट टाइम इंक्रीज कर रहा है। जब तक आपका ग्राफ पॉजिटिव है ना तो इंक्रीज कर रहा है लाजमी तौर पर। सही है, तो बी आंसर है इसका। क्लियर? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। 23, why do some economists suggest that there may be positive benefits from frictional unemployment? भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा क्या है? कि बंदा जब अपनी जॉब छोड़ता है तो उसको पॉसिबल चांसेस है बेहतर जॉब मिल जाए। सही है, पॉसिबल चांसेस है उसको बेहतर जॉब मिल जाए। ठीक है, A short spell of frictional unemployment may lead to workers become discouraged. बिल्कुल गलत। Frictional unemployment allows time for retraining. No. Job search during frictional employment may lead to a better match of work. Match, yes. Frictional क्या होता है? जब आप एक जॉब को छोड़ते हो दूसरी जॉब को ढूंढने के लिए, जिस दौरान में आप अनएम्प्लॉयड होते हो उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। तो पॉसिबल चांसेस आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, जब आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। मिसमैच है ये वर्ड, मिसमैच। 23 का आपका सी होगा। सही है, The psychological effects of frictional employment are less than the economic effects. C बेहतर आंसर है। 24, ये भी बहुत आसान एमसीक्यू है। इसने मुझे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, और इसने मुझे बोला हुआ है कि भाई एमपीसी का बता दो। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ऐसे बहुत एमसीक्यू हम कर चुके हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, हर पॉइंट पे आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो मुझे कोई इसका आंसर बता दो, मेरे ख्याल में ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार हमने कर लिया है। तो एमपीसी का फॉर्मूला लगाना है, हर पॉइंट पे एमपीसी लिखना है और पता करना है कि क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इट फॉल्स कंटिन्यूसली, तो 24 का बी होगा। सही है, इट फॉल्स कंटिन्यूसली। इस पॉइंट पे आपसे हो जाना चाहिए अब। हाँ बिल्कुल, चलो सबने सही आंसर दे दिए हैं। सही है। 25, which could cause the official statistics for the national income per head of a developing country to overstate the true value of economic well-being? ये थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। कह रहा है कि भाई एक नेशनल एक डेवलपिंग कंट्री का नेशनल इनकम पर हेड ओवरस्टेट कब होता है? सही है, कब ओवरस्टेट होता है? इफ देयर इज डिपेंडेंस ऑन बार्टर इन इंटरनल ट्रेड। अगर इंटरनल ट्रेड में आपका बार्टर हो रहा है तो इससे तो आपकी नेशनल इनकम का डेटा अंडरस्टेट होगा, क्योंकि उसमें डीलिंग नहीं हो रही है, इनकम काउंट नहीं हो रही है। बेसिकली आप जो है ना वो प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो। if subsistence agriculture dominates the total economic activity, अगर एग्रीकल्चर आपकी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट कर रहा है ना तो इससे आपका अंडरस्टेट होगा, क्योंकि जिस मुल्क में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है तो वो डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कहलाता है। तो इसकी वजह से आपका नेशनल इनकम जो है वो अंडरस्टेटेड ही रहता है। सही है, अंडरस्टेटेड ही रहता है, ओवरस्टेट नहीं होता। इफ सर्विसेज आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी में होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इफ देयर इज एन एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी, यस, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम जो है वो ओवरस्टेट हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई लेट से मैं कह रहा हूँ कि इनकम पर हेड बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर इनकम पर हेड बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमें तो नहीं पता ना कि अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है या गरीब के पास भी पैसा आ रहा है या इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सही है,
तो अगर आपके मुल्क में इनकम पर हेड ज़्यादा है और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे इनकम पर हेड का फ़ायदा ही नहीं है। सही है, ऐसे इनकम पर हेड का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इनइक्वालिटी की वजह से जो है आपका नेशनल इनकम का डेटा जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है। सही है, बेकार हो जाता है। 25. The table shows some United Nations population statistics for 2010 and estimates for 2050. सही है, तो अगर आप टेबल को सही से रीड करो तो इससे मुझे मोर डेवलप्ड रीजन दिए हुए हैं, लेस डेवलप्ड रीजन दिए हुए हैं और लीस्ट डेवलप्ड रीजन दिए हुए हैं। इससे मुझे टोटल पॉपुलेशन 2010 की दी हुई है और 2050 की दी हुई है, तो मुझे इससे ये डेटा दिया हुआ है। इससे मुझे अर्बन पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है, कितनी बढ़ रही है और कितनी गिर रही है, और इसने मुझे जो है वो पॉपुलेशन अर्बनाइज का दिया हुआ है कि भाई कितने लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। द लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स हैव द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। लीस्ट डेवलप्ड नेशन में अर्बन पॉपुलेशन कम होती है, अर्बन पॉपुलेशन कम होती है, तो ये तो हटा दो। द मोर डेवलप्ड रीजन्स हैव द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बिटवीन 2010 एंड 2050। अभी देख लेते हैं। तो आप नोटिस करो ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइज पॉपुलेशन ना, ये चीज कह रहा है कि ये ग्रोथ रेट जो है ना वो लीस्ट डेवलप्ड का सबसे कम है। सही है, बल्कि क्या बोल रहा है, किसका कम है? द मोर डेवलप्ड का, मोर डेवलप्ड का सबसे कम है। तो अगर आप 75 माइनस 86 करोगे तो 11% का इंक्रीज आया है। 45 माइनस 66 क्या होता है? 20, 21, 21, 21% का है, और यहाँ पर क्या आएगा? 26% का है। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। ग्रोथ रेट जो है वो मोर डेवलप्ड रीजन में सबसे कम है, 11%, बाकी दोनों में ज़्यादा है, तो फिर यही आंसर होगा बी। सही है, बाकी देख लेते हैं फिर भी। The type of region with the greatest total population in 2010 is predicted to have the greatest rate of population growth by 2050. अच्छा भाई, ये कह रहा है कि जिसकी पॉपुलेशन 2010 में ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन 2010 में ज़्यादा है, 2050 में जो हमारी पॉपुलेशन आएगी ना उसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ मुझे देखने से पता चल रही है कि इसका परसेंटेज चेंज कोई निकाल सकता है। ये 5671 और 7875 का परसेंटेज चेंज कोई निकाल सकता है? ये चेक कर लेते हैं। लार्जेस्ट टोटल पॉपुलेशन इसकी है ना, तो परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है? अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, बता दो। 38%, 38%। और इसका क्या आ रहा है? इसका मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, 50 से भी ऊपर है मेरे ख्याल में। लीस्ट डेवलप्ड का क्या आ रहा है? 92% आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया ना, फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। The type of region with the greatest urban population in 2010 is predicted to have the highest level of urbanization by 2050. ये कह रहा है कि जिस कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन 2010 में सबसे ज़्यादा है, तो 2010 में इसका सबसे ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन, तो ये कह रहा है इसका ग्रोथ रेट भी सबसे हाईएस्ट होगा, जो कि नहीं हो रहा है। ग्रोथ रेट किसका ज़्यादा है? लीस्ट डेवलप्ड का ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा? बी। चाहिए तो इन टेबल वाले एमसीक्यू में टाइम लगाया करो थोड़ा, क्योंकि ये गलती हो जाती है। सही है, तो आपका 26 का होगा बी। सही है, 26 ले रहे, कोई मसला तो नहीं। सही है। In 2015, the World Bank agreed to give a loan of 650 million to Angola to help stabilize the economy. सही है। The bank said Angola need to have a fiscal policy that would encourage the diversification of its economy. जब भी वर्ल्ड बैंक IMF आपको लोन वगैरह देते हैं ना, तो वो शर्तें रखते हैं। सही है, और जो वो शर्तें रखते हैं तो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। Which policy would be consistent with this requirement? अब मुझे फिस्कल पॉलिसी ढूंढनी है और डाइवर्सिफिकेशन ढूंढनी है। सही है। The lowering of interest rate is not fiscal policy. The relaxation of regulations to allow, ये supply side policy है, ये मेरी supply side है, ये मेरी monetary है। The spending of the loan supporting its oil industry after oil prices collapsed, ये भी मेरा लेना देना नहीं है। The subsidizing of partnership with a French company to establish a chain of tourist hotels, yes, ये मेरी डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि सब्सिडाइजेशन इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो रही है, आप जो है वो अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी और आपकी एक दूसरी इनकम स्ट्रीम बन रही है, आपकी दूसरी इनकम स्ट्रीम बन रही है। सही है। 28, अ कंट्री विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सब्सिडी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है ना। फिर इसने डाइवर्सिफिकेशन की हिंट दी हुई है ना यहाँ पर, एग्जैक्टली सप्लाई साइड की बात नहीं करी।
A country with demand pull inflation decides to fix its exchange rate, सही है, against other currencies above the purchasing power parity. अच्छा, अगर आपको याद हो नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होता है. अगर आपको याद हो जब मैंने आपको परचेजिंग पावर पैरिटी बताया था, तो परचेजिंग पावर पैरिटी रेट से मैं कहता हूं कि यूएस का और दुबई का कंपैरिजन कर रहे हैं, सही है. दुबई और यूएस का परचेजिंग पावर पैरिटी है 3%, सही है, लेट से, या लेट से चलो मैं कोई करेंसी लगा देता हूँ, $2, $3, लेट से $3 ना परचेजिंग पावर पैरिटी है किसी स्पेसिफिक चीज का, सही है. और यहाँ पर जो है यूएस में लेट से एक वही चीज $4 की है. इसका मतलब यूएस की करेंसी क्या होगी, ओवर वैल्यूड होगी. यूएस की करेंसी क्या होगी, ओवर वैल्यूड. लेट से मैं कहता हूँ कि पहले $1 जो है वो 10 दिरहम का था, अब $1 जो है वो कितने का हो गया, 12 दिरहम का हो गया, सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस की करेंसी ओवर वैल्यूड है. ये मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी है और ये मेरा असल एक्सचेंज रेट है, ये मेरा मार्केट एक्सचेंज रेट है. इसका मतलब है कि यूएस ने क्या करा है, अगर आप अपने परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर अपने एक्सचेंज रेट को सेट कर देते हो ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लो, अगर आप अपने एक्सचेंज रेट को परचेजिंग पावर पैरिटी के अबव फिक्स कर देते हो, तो इसका मतलब है आपने अपनी करेंसी को क्या करा है, एप्रिशिएट करा है. आपने अपनी करेंसी को क्या करा है, एप्रिशिएट करा है. ये चीज क्लियर है. एप्रिसिएशन वाली चीज क्लियर है. ये रट्टा मार लो, अगर बिलो करा होगा तो डेप्रिशिएट करा है, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, ये पीपीपी क्या होता है ये मैंने 2 क्लासेस पहले बताया था, अब मैं ये पूरे लंबी नहीं कर सकता, ये बड़ी चीज़ें थोड़ी, सही है. ये मैंने कौन से पेपर में कराया था, किसी को याद है, ये मैंने कौन से पेपर में बताया था, एएस की चीज़ है वैसे तो ये, किसी को वो ईयर याद है पेपर का, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, नवंबर 18. मैंने नवंबर 18 की पेपर की रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, पेपर 3 वेरिएंट 2, उसमें मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी बताया है, सही है. अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर उससे अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर रहा है तो क्या होगा बताओ. अच्छा, अगर अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट को लाजमी बढ़ाया होगा, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा. पहला क्लियर. अच्छा, इन्फ्लेशन रेट, जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो अगर आपको याद हो, तो जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होती है, आपकी इन्फ्लेशन कम होती है. तो इन्फ्लेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अप्रिसिएशन से क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है, इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो आपका नहीं, इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है. यस, आपका बीओटी वैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. यस, वो जो एएस लेवल पे पढ़ते थे, सही है. अच्छा, और करंट अकाउंट का क्या होगा भाई, करंट अकाउंट का चलो मैं लिख देता हूँ. ये एप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू पहले के मुकाबले में गिर जाता है, सही है. और साथ में क्या हो रहा होता है, इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा होता है, सही है. सही है. फिर उसके बाद क्या होता है, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जब आपका डेफिसिट होता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है, तो तभी इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा और आपका करंट अकाउंट बैलेंस भी वर्सन होगा, तो सी आंसर होगा, सही है. क्लियर, ठीक है. 28 का सी होगा. 29, in the short run which policy measure would tend to reduce a country's balance of payment deficit but increase inflation. अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने एएस लेवल पे 2 पॉलिसी पढ़ी थी, एक होती थी एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक होती थी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग. ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग भी बोल सकते हो. अब इन दोनों पॉलिसी का काम क्या था, इन दोनों पॉलिसी का काम ये था कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम करते थे और ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम करता था, सही है. और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी से एक बहुत बड़ा मसला ये आता था कि मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती थी, मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और डैम्पिंग से मेरी एग्रीगेट डिमांड गिरती है. तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी स्टैंड किधर कर रही है. अगर एक इकोनॉमी में जो है वो डिफ्लेशनरी गैप बहुत बड़ा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी है, तो फिर वो ये वाली पॉलिसी यूज करेगी. पर अगर उसकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और डेफिसिट भी है, तो फिर ये वाली पॉलिसी यूज करेगी. तो इससे मुझे बोला हुआ है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी है और इन्फ्लेशन को इंक्रीज करवाना है, तो इसका मतलब है मुझे कौन सी पॉलिसी ढूंढनी है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी ढूंढनी है. ये चीज़ क्लियर है, मुझे एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी ढूंढनी है, सही है.
अच्छा, अब अगर मैं टैरिफ को गिराता हूँ और डिक्रीज इन टैरिफ, तो टैरिफ गिरेगा तो इससे तो मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इससे तो मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। एन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसीज, अगर मेरी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो पहले के मुकाबले में आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉसिबल चांसेस है कि आप जो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि इसी तरह इस चीज़ को देखा जाता है। सही है। और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी आपकी डीवैल्यूएशन होती है, एप्रिसिएशन नहीं होती। डीवैल्यूएशन इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। सही है। और एप्रिसिएशन इज नॉट अ पॉलिसी, एप्रिसिएशन हो जाती है। सही है। रीवैल्यूएशन लिखा हुआ होता ना तो फिर हम कंसीडर करते भी, वरना तो देखने का फायदा भी नहीं है इसको। एप्रिसिएशन तो खुद ब खुद होती है, रीवैल्यूएशन जानबूझ के करी जाती है, क्योंकि इसने मुझे पॉलिसी बोला है तो डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन का वर्ड यूज करेगा। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मेरी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैरिफ भी आता है, बाकी सारी चीजें भी आती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सबसे बड़ा मसला है कि ये इन्फ्लेशनरी है, तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब आप टैरिफ को बढ़ा दोगे तो आपके इंपोर्ट भी कम हो जाएंगे, तो जब इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी कम हो जाएगा। सही है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डैम्पनिंग पॉलिसी है। सही है, ये डैम्पनिंग पॉलिसी है। क्लियर? थर्टी, इन एन इकोनॉमी विद अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर। अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज का मतलब कि इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है, इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाया है। what would this be least likely to increase national income by the full multiplier effect? full multiplier effect से कब नहीं बढ़ेगा? when the level of autonomous private investment, autonomous से तो full multiplier आता है, autonomous से full multiplier आता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। when the marginal propensity to save is reduced, इससे मेरा MPC बढ़ेगा, बट अगेन वही बात, इंड्यूस से जो है वो आपका फुल मल्टीप्लायर नहीं आता, इंड्यूस से आपका फुल मल्टीप्लायर नहीं आता। when the government allows money supply to extend, इसका कोई यहाँ से लेना देना नहीं है। when the level of interest rate rise, ये मेरा होता है क्राउडिंग आउट में, ये मेरा होता है क्राउडिंग आउट में, क्योंकि जब आप अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हो तो आपकी मनी डिमांड बढ़ जाती है, मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, तो ये आपका क्राउडिंग आउट होता है। जो आप डिजायर्ड इफेक्ट चाह रहे थे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से, वो इफेक्ट नहीं आता। सही है। क्लियर? ये क्राउडिंग आउट का किसने बोला था? फट्टू में बोला था, जो इन दोनों के फट्टे होते। सही है।